हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। तो 3 ऑर्डर्स आपके ऑलरेडी कवर हो गए हैं जो हमने पिछले वीडियोस में कवर किए हैं। मिडीवियल सोसाइटी या मैं कहूँ कि मिडीवियल एरा में फ्यूडल सोसाइटी जो है यूरोप में, इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था 3 ऑर्डर्स, फर्स्ट सेकंड 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा? क्लर्जी। सेकंड में आपने पढ़ा लॉर्ड्स किंग्स और थर्ड में आपने पढ़ा पीजेंट्स के बारे में। फ्री और अनफ्री ये सारे जो पीजेंट्स हैं वो देख लिया आपने। अब थोड़ी सी इनसे रिलेटेड चीज़ें ही हैं जिन्हें हम कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को बेसिकली, या मैं कहूँ सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को बेसिकली चेंज करते थे या कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट करते थे, प्रभावित करते थे। ऊपर के जो 2 वर्ग हैं, आपका फर्स्ट वर्ग हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और जो सेकंड ऑर्डर हो गया, इनकी जहां तक बात करोगे तो ये इनके लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं करता था, चेंजेस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लेके आता था। क्यों नहीं लेके आता था? क्योंकि इनका जो एक सिस्टम बना हुआ था कि इनको जो थर्ड ऑर्डर से काम लेना है, उसे जो इनकम लेनी है वो लगभग फिक्स है और उसका पैटर्न फिक्स है। तो अगर छोटे मोटे चेंजेस आते भी हैं तो जो थर्ड ऑर्डर है वो सैक्रिफाइस खुद के लिए करता था, अपने मास्टर्स के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता था। यानी अगर मान लो खेतों में काम करना है और उस साल फसल कम हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फसल कम हुई, हम अपने लिए कम रख लेंगे, हम अपने मास्टर को उतना ही देंगे जितना हम पिछले साल दे रहे थे। ठीक है, बोल देंगे फसल कम हुई है लेकिन फिर भी हम उतना ही देंगे। उसी तरीके से लॉर्ड्स अपने किंग्स को खुश करने के लिए, है ना, सेकेंड ऑर्डर में अपने किंग्स को, अपने सुपीरियर्स को, सीनियर्स को खुश करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते थे, है ना। तो ऊपर का जो 2 वर्ग है ना, इसी तरह क्लर्जी के साथ भी है ना, रिलीजियस ऑर्डर के साथ भी ऐसे, उनके साथ तो फेथ भी जुड़ी होती थी, तो लोग और भी मुसीबत के वक्त भी उन्हें दान करते थे अपने आप को एडजस्ट करके। तो एडजस्टमेंट जो होता था वो सिर्फ थर्ड ऑर्डर के लिए आता था ज़्यादा से ज़्यादा। अब ऐसी सिचुएशन में जब कभी इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे, ठीक है, जब कभी बड़े लेवल पर इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगे और हो सकता है कभी प्रमोट भी करे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, हो सकता है वो ज़्यादा भी हो और हो सकता है वो कम भी हो, दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, यानी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। क्लियर है? तो इस इन्वायरमेंट का क्या फैक्टर पड़ेगा? अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम होगी प्रोडक्टिविटी तो उसका प्रेशर पड़ेगा थर्ड ऑर्डर के ऊपर। फिर वो किस तरीके से अपने ऊपर के लोगों के साथ मैनेज करेगा? तो बेसिकली यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमें देखने ही हैं, इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप, क्योंकि सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो करना पड़ता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है उससे, और अब आगे ये कैसे बढ़ेगा उसी को ये पूरा वीडियो आज का डेडिकेटेड है। इन्वायरमेंट के साथ साथ लैंड यूज़ के पैटर्न, और इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जब बढ़ी लोगों की कि भाई अब हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं एग्रीकल्चर की, है ना, कहते हैं ना नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो धीरे धीरे जो है वो कृषि की तकनीकों में विकास भी हुआ, नई नई उन्नत तकनीकें आ गई, नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो फैक्टर है उस फैक्टर को हमने नाम दिया है इन्वायरमेंटल फैक्टर, या जो पर्यावरणीय, जो वातावरणीय जो कारण है वो। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट कर रहा था हमारे सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। तो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ मिडीवियल यूरोपियन सोसाइटी की, तो मिडीवियल जो टाइम है, अब यूरोप की जब आप लोकेशन देखोगे तो उसमें भी स्पेशली वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं हम। वेस्ट और, है ना, नॉर्दर्न पार्ट हो गया आपका, सेंट्रल यूरोप का पार्ट हो गया, वेस्टर्न यूरोप का पार्ट हो गया। तो हमारी कहानी लगभग इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है अभी तक। अब इसमें भी जो हम यूरोप की जो बात कर रहे हैं, इसमें अभी वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। अब इसमें जिस जगह पर वो लोकेटेड है वहां पर क्लाइमेट एक्सट्रीम में रहता है थोड़ा सा, स्पेशली जो कोल्ड्स होते हैं वो बहुत सीवियर कोल्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कोल्ड्स होते हैं वो काफ़ी सीवियर कोल्ड्स होते हैं, यानी कोल्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और अब ऐसे कंडीशन में एग्रीकल्चर को वो इफेक्ट तो करेगा ही। तो
5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में, यानी ये जो 500 साल का टाइम स्पैन है, तो इन 500 ईयर्स में बड़े लेवल पर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इन 500 सालों में ज़्यादातर जो यूरोप का हिस्सा था, मोस्ट ऑफ द यूरोप जो है वो बहुत घने जंगलों से, है ना, वास्ट कवरिंग थी, बहुत विशाल का जंगल ही थे। जंगल क्यों रहेंगे? जब सेटलमेंट कम रहेगा किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, तो सेटलमेंट कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेटलमेंट बढ़ेगा ना तब वो जंगलों को साफ करेंगे लोग और जमीन को एग्रीकल्चरल उसमें प्रोडक्टिविटी में लेके आएंगे। अभी यहाँ पर क्या है, वास्ट फॉरेस्ट है, वास्ट और डेंस फॉरेस्ट हैं। क्यों फॉरेस्ट हैं इतने? क्योंकि वहाँ पर सेटलमेंट जो है नहीं है ना, बहुत लेस सेटलमेंट है, बहुत कम लोग सेटल रहते थे। और कम लोग सेटल क्यों रहेंगे भाई? क्योंकि अभी तक 5वीं शताब्दी की बात जब आप कर रहे थे, 5वीं से 10वीं शताब्दी, 500 सालों की बात कर रहे हो, उसके पहले की कहानी देखोगे तो उसकी पहले की कहानी में आपका यूरोप का जो ये हिस्सा है वो किसके कब्जे में था? वो रोमन एम्पायर्स के कब्जे में था। और रोमन एम्पायर्स में किस तरह का सिस्टम था? याद होगा आपको, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में पूरी कहानी पढ़ी थी आपने। ये बेसिकली जो सिटी एरिया है, सिटी एरिया को तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि सिटीज़ के ऊपर ही बेसिकली जो रोमन एम्परर है उसके लॉ एंड ऑर्डर, यानी वहाँ के जो रिच लोग हैं उनके साथ मिलके जो रोमन एम्परर है वो लॉ एंड ऑर्डर को रिमोट एरिया तक, विलेजेस तक लागू करता था। अब यहाँ पर जो विलेजेस ये एरिया हो गए या रिमोट एरियाज हो गए, यहाँ पर लोग बहुत अभावों में जीते थे, ठीक है, उनके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत वो फ्लॉरिश नहीं होते थे, है ना। तो शहर कम ही रहेंगे और जहां एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी होगी उसी के आसपास शहरों का भी निर्माण होगा। तो ये यूरोप का जो ये हिस्सा था, रोमन एम्पायर का जो पश्चिमी हिस्सा था और वेस्टर्न पार्ट की तरफ चले जाओ तो वो आपको अभी तक उतना डेवलप नहीं मिलेगा, है ना। तो इस एरिया में ज़्यादातर ये जो क्षेत्र था यूरोप का वो बहुत ही बड़े विशाल और घने जंगलों से घिरा हुआ रहता था। क्लियर है? पूरी फॉरेस्ट कवर थी वहां पे। इसलिए अब फॉरेस्ट एबंडेंस में है तो फॉरेस्ट अधिकता में है तो क्या होगा, कृषि के योग्य जो भूमि होगी वो कम होगी। जैसा मैंने अभी कहा जस्ट कि अगर लोग वहां पहले से सेटल होते और बहुत साल पहले से सेटल होते तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या होता, लोग धीरे धीरे करके एग्रीकल्चरल लैंड को, मतलब फॉरेस्ट को साफ करते और कटआउट करते करते एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाते, है ना, ज़्यादा जंगल की ज़मीन कृषि योग्य हिस्से में लेके आते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी सेटलमेंट बहुत कम है, छोटी छोटी ट्राइब्स तो रहती थी, स्पेशली रोमन एम्पायर्स के जो रिमोट एरियाज होते थे वहाँ पर तो इतने रिसोर्सेज होते नहीं थे, तो वहाँ और कम लोग बसना चाहते थे, ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ भागना चाहते थे, है ना, रोम के आसपास और या जो बड़े बड़े शहर हैं इनके आसपास भागना चाहते थे। और इसीलिए आगे ये शहर बहुत बड़े सेंटर्स भी बनेंगे चेंजेस के, जिनको आप देखोगे आगे के चैप्टर उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट शहरों के ऊपर। इटली हो गया आपका पूरा, ठीक है, वेनिस शहर हो गया, जेनेवा हो गया इसमें, तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण शहर होंगे। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। क्लियर है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि कृषि के योग्य ज़मीन कम है, लिमिटेड एग्रीकल्चर वॉज अवेलेबल। तो बहुत कम कृषि उपलब्ध होती थी, क्योंकि कृषि योग्य जमीन कम है तो कृषि तो कम होगी, इसमें कोई शंका नहीं, ठीक है। अब जब कृषि कम है और ऊपर से जो लॉर्ड्स हैं, जिन लोगों को ये एरिया दिया गया था, ठीक है, उन लोगों के ऊपर लॉर्ड्स का प्रेशर तो है ही है। अब जब प्रेशर है तो इनको प्रोडक्टिविटी करके देनी है ना, तो कई बार बेचारे काम करते करते फ्रस्ट्रेशन से भर जाएंगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन तो इनके दिमाग में भर जाएगा कि देखो ऐसा है, चाहे वो फ्री पेजेंट हो चाहे वो सर्फ हो, तो इन दोनों को, सर्फ तो बेचारे और ख़तरनाक, क्योंकि उनके साथ ये है कि वो एक तरीके से टायर्ड हैं, बंधे हुए हैं लॉर्ड के साथ में। फ्री पेजेंट तो फिर भी चलो हफ्ते के 2 दिन 3 दिन वो अपने घर में, 2 दिन तो फिर भी अपने घर में बिता ही सकता था, वीकेंड, है ना, और उसके बावजूद भी काम तो करना ही होता था उसको, अपने जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने लॉर्ड को देना होता था। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो उनकी पर्सनल कम थी, और ऐसी बात से फ्रस्ट्रेट होते थे काम करते करते करते, और कई बार फ्रस्ट्रेट होकर जंगलों की तरफ भाग जाते थे कि जाओ, है ना, मुक्ति मिली, रहेंगे ही नहीं। तो इस तरह की परिस्थितियों से ये जो कामगार लोग थे वहाँ पे और बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे, और कई बार तो ये बचने के लिए ये जो उनके ऊपर ऑपरेशंस होते थे, यानी उनके ऊपर जो क्या कहेंगे उसके लिए बहुत सटीक शब्द जो है कि अत्याचार जो होता था, है ना, उस अत्याचार से बचने के लिए वो कई बार जंगल में जाके भाग के शरण ले लेते थे कि चलो यहाँ एकांत में रहेंगे, है ना, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा,
देखा जाएगा फिर, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर मिलती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इस समय धीरे धीरे ये जो 500 साल का टाइम पीरियड है, इस समय धीरे धीरे यूरोप में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, वहाँ पर ठंडी होंगी। टेम्परेचर जो होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, और इस टेम्परेचर के घटने की वजह से ठंड जो है वो बहुत एक्सट्रीम वाली पड़नी शुरू हो गई। और ठंड के पड़ने की वजह से क्या होगा, फ्रॉस्ट वाली है ना, ये आपका जो फॉग और फ्रॉस्ट, ये बर्फ़ जमना और ये सब कुछ है ना, यूरोप में तो देखा ही आपने, है ना। बर्फ़ का मौसम, जैसे ही ठंडियों का मौसम शुरू होता है तो बर्फ़ जो होती है चारों तरफ स्नो कवर्ड हो जाता है, तो वैसी सिचुएशन होगी। अब ऐसी सिचुएशन में ठंडियाँ जो होती थी बहुत सीवियर, बहुत कड़ाके की सर्दियाँ होती थी और लंबे समय तक चलती थी। ये प्रोलॉन्ग विंटर्स होते थे। ऐसा नहीं है कि चलो हमारे यहाँ की तरह कि चलो है ना दिसंबर में ठंड शुरू हुई और जनवरी में थोड़ा पड़ी और जनवरी ख़त्म होने के पहले पहले ठंड भी ख़त्म हो गई, है ना। बाद में थोड़ा बारिश हुआ और साल के 12 महीने होते हैं तो 7 महीने गर्मी ही पड़ रही है ज़्यादातर। तो अब ऐसे में इतने सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड विंटर की कंडीशंस में क्या होता था कि जो क्रॉपिंग पैटर्न होता था वो डिस्टर्ब हो जाता था। क्रॉप यानी कि जो फसलों को बोने का पैटर्न होता था ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता था, ठीक है। इससे क्रॉप की जो ग्रोइंग सीजन होती थी वो काफ़ी कम हो जाती थी। ऑब्वियस सी बात है, ठंडियों में क्या होगा, आप डालेंगे भी तो जो बीज डालेंगे, बोने की भी कोशिश करेंगे तो धूप तो अवेलेबल नहीं है ना। अच्छे खासे सीवियर कोल्ड की वजह से फसल आपकी और ख़राब हो जाएगी। तो सीज़न जो होता था, ग्रोइंग सीजन जो होता था वो बहुत कम होता था, जिसकी वजह से पूरा क्रॉपिंग पैटर्न जो होता था वो डिस्टर्ब हो जाता था। और जो कृषि से उत्पादकता मिलती थी, यील्ड मिलती थी, आउटपुट मिलता था जो कृषि से, आउटपुट का मतलब है एग्रीकल्चरल आउटपुट जो आता था वो बहुत कम होता था। क्लियर है। तो शुरुआत के 500 साल तो सिचुएशन लगभग गड़बड़ रही और उसके बाद अब धीरे धीरे सिचुएशन में बदलाव आने शुरू होंगे। तो यहां पर जब आप इवैल्यूएट करोगे कि जो रिलेशनशिप सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ना, सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लॉर्ड्स, ये बहुत अच्छी नहीं है कुल मिला के, है ना। क्यों? क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते, और काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि इन कंडीशंस पर आप अपना 100% देंगे तब आपका 20% आउटपुट आएगा, और उसके बाद में उस 20% आउटपुट को भी आपको लॉर्ड्स के साथ शेयर करना होगा। तो बड़े लेवल पर प्रेशर्स, ऑपरेशंस, अत्याचार हैं इनके ऊपर, इतना अप्रेस्ड होंगे जब ये लोग, तो कैसे काम करेंगे। इसलिए ये लोग काम ही नहीं करते थे और ये लोग कई बार, है ना, मुक्त फ्री घूमने के लिए जंगलों में भाग जाया करते थे, वहीं रह जाते थे काफ़ी समय तक कि एटलीस्ट अत्याचार से बचे रहेंगे, ऑपरेस नहीं किए जाएंगे लॉर्ड्स के द्वारा। तो शुरुआती दौर में जो आप देख रहे हो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं थे। लोग अपने लीडर्स से खुश नहीं है, लोग लॉर्ड से खुश नहीं है, ठीक है, और किसी तरह अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि यार इन पैटर्न्स में, इन सीजनल चेंजेस में, इन एनवायरमेंट्स में प्रोडक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो फिर करेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन 11वीं शताब्दी के आसपास, 11th सेंचुरी के आसपास चेंजेस आने शुरू हुए। सो फ्रॉम 11th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ कि यूरोप का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, है ना। और चेंज होने के साथ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, है ना। अब जब क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वार्म कंडीशंस आ जाएंगी। तो यूरोप जो है वो अब अपने वार्म फेज में इंटर हुआ, और वार्म फेज में इंटर होते ही क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट अवेलेबल है, और सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट अवेलेबल होने की वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो होती है, उनके लिए जो रिक्वायर्ड सनलाइट है वो उनको मिलती है ना। तो जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में होगी, है ना। उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी सफिशिएंट अमाउंट में होगी। ऑब्वियस सी बात है, उनको सफिशिएंट अमाउंट में जब सनलाइट मिलेगा तो फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और उनकी ग्रोथ सफिशिएंट अमाउंट में होगी। और जब ग्रोथ सफिशिएंट अमाउंट में होगी तो उनमें जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी होगी वो भी सफिशिएंट अमाउंट में होंगे, और यहाँ से कृषि के क्षेत्र में बड़े लेवल पर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे।
क्लियर है। अब ज़्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे क्योंकि कृषि की उत्पादकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लॉन्गर ग्रोइंग सीजन का मतलब है कि अब क्या होता था कि अब कृषि लंबे समय तक की जा सकती थी तुलना में किसके, पहले के समय के। तो जब मैं लंबे सीजन की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अब पूरे साल खेती ही हो रही है। अभी भी क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि वो ऑल वेदर एग्रीकल्चर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है ना, हर मौसम में आप खेती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अब पहले की तुलना में ज़्यादातर समय तक आपको कृषि जो है वो करने के लिए फैसिलिटी मिल जाती थी और इससे उत्पादकता बढ़ी। तो अब जब यहाँ कंपैरिजन करोगे तो 11वीं सेंचुरी के बाद, क्योंकि यही वो समय था बेसिकली जब अभी कुछ देर पहले आपने पिछले वीडियो में जब पढ़ा होगा तो कुछ उसमें मैंने बताया था कि विलियम ने लगभग 11वीं सेंचुरी के आसपास ही इस एरिया को जीता था, है ना, और यहाँ पे फ्यूडलिज्म की शुरुआत करी थी। तो इसके बाद यूरोप में क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं। यूरोप में जब क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो अब बेसिकली जब अपने आइडियल या आदर्श फॉर्म में सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पे स्थित हो रही है तो उस दौरान अब थोड़ा सा स्थिति बेहतर होगी। सामाजिक और आर्थिक जो संबंध हैं लॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच में वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, शायद यही है कि ये जो मोनार्कीज हैं ये सस्टेन करती चली गई और इनका संबंध अच्छा हुआ। लोकल लोग, ऐसा नहीं है कि कभी विद्रोह नहीं होंगे, आगे जाके विद्रोह भी पढ़ोगे आप, ठीक है, लेकिन वो विद्रोह भी राजाओं ने एडजस्ट किए लोकल लोगों के। और साथ साथ आप देखोगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अगर यूरोप में बची हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूरोप के लीडरशिप जो थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसने समय के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, लोगों के डिमांड्स को एक्नॉलेज किया और उनको फुलफिल भी किया। ठीक है, चलो तो हमने एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो समझ ली। एनवायरमेंटल कंडीशन के बाद अब दूसरी चीज आती है लैंड यूज, यानी कि इनका जो लैंड यूज का पैटर्न था वो किस तरीके से था। क्योंकि कृषि के ऊपर कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसकी उत्पादकता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं या घटाती हैं, जिसमें जमीन के उपयोग का प्रकार, मींस हाउ यू आर यूजिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। कृषि के लिए आप किसी स्थान विशेष की जो जमीन है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो क्या कहेंगे न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी है ना, वो धीरे धीरे वो डेटेरियोरेट हो जाएगी और वो प्रोडक्टिविटी नहीं देगी। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता था कि जो लैंड यूज की टेक्निक्स हैं उनको बाद से आप कंपेयर करना। तो पहले हम देख लेते हैं कि पुराने समय में कैसी टेक्नोलॉजी काम में आती थी। तो शुरुआत में जो कृषि की तकनीक हुआ करती थी मिडिवल यूरोप में, वो काफी प्राचीन थी, ठीक है, प्रिमिटिव थी, ओल्ड थी। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो काफी पुरानी थी। अब खेत जो होते थे, जो फील्ड्स होते थे, है ना, इन फील्ड्स का साइज शुरुआत में काफी बड़ा हुआ करता था, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जैसे मैं कह दूं कि जो हमारे लॉर्ड्स हैं उनको किंग से एक बड़े बल्क में जो जमीन का टुकड़ा है वो मिल गया कि चलो 5000 एकड़ आपको ये एरिया है, 10,000 एकड़ का एरिया है या उससे भी बड़ा है, अब आप इस क्षेत्र में पूरे में आप लॉर्ड हो, इसके यहाँ प्रोडक्टिविटी करो, हमको टैक्सेस पे करो। तो उसी के रेशियो में ये लॉर्ड्स जो होते थे वो जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पेजेंट्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में। ठीक है, तो इससे होता ये था कि शुरुआत में जो फार्म साइज होते थे वो काफी बड़े होते थे, है ना। अब इनमें जो टेक्नोलॉजी होती थी, यानी खेत को जुताई करने के लिए, खेत को प्लाव करने के लिए वुडन प्लाव का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता था। वुडन प्लाव का मतलब है कि उसका सारा जो पार्ट है आप देखोगे वुडन ही बना हुआ है, लकड़ी का ही बना हुआ है ना। तो इसमें सारे पार्ट लकड़ी के ही हैं बेसिकली, यानी वो हिस्सा जो जमीन को स्क्रैच करेगा वो हिस्सा भी लकड़ी का बना हुआ होता था, और वो हिस्सा जिसको बैल के ऊपर रखा जाएगा और फिर प्लाव किया जाएगा वो हिस्सा भी लकड़ी का। द होल प्लाव वाज मेड ऑफ वुडन, पूरा का पूरा जो आपका हल होता था वो लकड़ी का बना हुआ होता था, है ना। अब होता ये था कि इसको ज्यादातर जो बैल होते थे उनके नेक वाले पोर्शन पे थोड़ा सा रखा जाता था, नेक के पास वाले पोर्शन पे रखा जाता था। ठीक है, चलो अब होता ये था कि इससे बहुत कम हिस्सा जमीन का स्क्रैच होता था, जमीन का ऊपरी हिस्सा स्क्रैच होता था, क्योंकि एक तो जो ऑक्स होते थे, जो ऑक्सन होते थे, जो बैल होते थे, वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं पाते थे। दूसरा, प्रेशर एक्सर्ट करोगे भी तो ये लकड़ी है, और लकड़ी कंपैरेटिवली जमीन की सॉलिड सरफेस को उतने अच्छे से स्क्रैच
नहीं कर पाती थी, ठीक है। अब जब उतने अच्छे से स्क्रैच नहीं कर पाएगी तो ज़मीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लाऊ करने का जो बेसिक पर्पज़ है, साइंटिफिक पर्पज़ है, वो क्या है कि ज़मीन की ऊपरी सरफेस की जो पोषक मात्रा है, पोषक तत्वों की मात्रा थी, न्यूट्रिएंट्स थे, वो लगभग खत्म हो गए हैं। अब आप प्लाऊ करके नीचे की मिट्टी ऊपर लेके आते हो तो उसमें न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, उसको समय मिलता है अपने आप को रीग्रो करने के लिए। फिलहाल आप ऊपर की मिट्टी की जो पोषक तत्वों की मात्रा थी उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हो फसल के लिए। तो यहाँ पे जो ऊपरी सरफेस स्क्रैच हो रही थी उसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी नहीं होती थी मिट्टी में। क्लियर है? इसलिए कई बार तो इन्हें मजबूरी में फिर क्या करना पड़ता था, फील्ड्स हैड टू बी डग बाय हैंड, यानी अब खेती करने के लिए इनको कई बार हाथों से खुदाई करनी पड़ती थी, उस फील्ड की हाथों से खुदाई करनी पड़ती थी। तो उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, है ना, क्योंकि अब आपका हल जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो कुल मिला के देख रहे हो ना कि बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब इस तरह के पैटर्न में दूसरी चीज निकल के क्या आ रही है कि बहुत बड़े लेवल में आपको क्या चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए होगी, बड़े लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब बड़े फील्ड साइज होते हैं, है ना, बड़े फील्ड साइज में हाथ से काम करना पड़ रहा है आपको, जमीन को हाथ से डग करना पड़ रहा है आपको, हाथ से उसको खुदाई करनी पड़ रही है, उसके बाद आप खोदने के बाद उसमें बीज डालेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ह्यूज अमाउंट में आपको लेबर फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो बड़े लेवल पर फोर्स चाहिए होता था। अब इतना बड़ा जो लेबर फोर्स है वो हर समय काम भी नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो हर समय काम करता रहे, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, उसमें भी कुछ हिस्सा फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड हिस्सा ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का निकाल दें तो थर्ड ऑर्डर में ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि सब लोग खेतों में ही काम करते रहे हमेशा। तो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न था, यानी फसलों को बोने का जो पैटर्न निश्चित किया गया था वो थोड़ा अलग था। उसमें यह होता था कि हर साल जो होता था वो बुवाई नहीं की जाती थी, यानी खेतों में जो बीज बोने का सिस्टम है वो हर साल नहीं होता था। कैसे होता था, ऑफन वंस इन 4 ईयर, यानी लगभग 4 सालों में इकट्ठा फील्ड में लेके जाएंगे इन लोगों को और वो लोग जमीन में हाथ से जो है वो उसको डग करेंगे, यानी पूरा प्लाऊ होगा पूरा खेत। तो हाथ से प्लाऊ करोगे हर साल पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष में ये प्रक्रिया हुआ करती थी कि सारे लेबर्स जो होते थे वो लेबर्स इकट्ठे होते थे, खेतों में जाकर काम करते थे। क्लियर है? और इस तरह से हाथ से खोद के उसको बोने लायक बनाते थे उसको। चलिए, इनइफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज। अब ऐसे सिचुएशन में चूंकि जहां पर लेबर इंटेंसिव वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं काम करने में, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। अब धीरे धीरे अभी ज़मीन को कृषि योग्य बनाया जा रहा है जंगलों को साफ करके। तो ऐसे कंडीशन में होता ये था कि बहुत ही इनइफेक्टिव टाइप की क्रॉप रोटेशन मेथड थी। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप अदल बदल के क्रॉप्स को बोते हैं, क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं। जैसे इस साल आपने जमीन के इस हिस्से में ये फसल बोली पर्टिकुलर, और अब आप क्या करेंगे कि चलो कुछ समय के लिए दूसरी फसल बो देते हैं, ठीक है। तो इससे होता ये है कि नॉर्मली हर क्रॉप का जो अपना क्वालिटी होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो अलग अलग होता है। कोई क्रॉप जो होती है उसको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, कोई क्रॉप होती है जिसको अर्थ में या सॉइल में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, ठीक है। कोई ऐसी क्रॉप है जिनको मैन्योर या जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं, मतलब खाद वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है। तो अपने अपने टाइप के क्रॉप्स हैं। अब आप जब क्रॉप रोटेट करके बोते हैं तो उससे मिट्टी को रीस्टोर करने में हेल्प मिलता है, यानी मिट्टी अपने आप को जल्दी से रीस्टोर और रिवाइटलाइज कर लेती है। तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत ही इनएफिशिएंट टाइप का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें होता यह था कि 2 फील्ड सिस्टम इस्तेमाल करते थे शुरुआत में। अब इस टाइप के सिस्टम में धीरे धीरे मृदा की जो क्वालिटी हो रही है वो डेटेरियोरेट हो रही है। अब जब डेटेरियोरेट होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, उत्पादकता कम होगी। अभी मैं उस सब में आता हूँ जो मैंने 2 फील्ड 3 फील्ड सिस्टम का नाम लिया, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो कुछ भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। उससे कई बार ज़्यादा ही हम आगे जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा हम सिलेबस को अगर एक एक शब्द को जो है वो है ना खोल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो फिर काम का नहीं रह जाएगा, है ना आपके।
सो प्रोडक्टिविटी जो होती थी वो कम होती थी क्योंकि सॉइल की या मृदा की क्वालिटी अच्छी नहीं। अब जब उत्पादकता नहीं होगी तो क्या होगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे आपको, यानी कई बार अकाल की सिचुएशन बन जाती थी, फेमाइंस होते थे। तो फेमाइंस यहाँ पे ध्यान रखना है ना भाई, फेमाइन दो तरीके से मतलब आ सकता है। एक तो कि बारिश हुई नहीं, चलो नेचुरल रीजन हो गया है ना, कि चलो आपने फसल बोया, किसी रीजन की वजह से कोई डिजीज आ गई फसलों की ही, उससे पूरी फसल नष्ट हो गई, या बारिश नहीं हुई, या कुछ नैसर्गिक या नेचुरल रीजंस हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेचुरल के साथ साथ आप, नेचुरल रीजन तो है ही सही, लेकिन इनकी नॉलेज का जो अभी डेप्थ है खेती को लेके वो भी बहुत पॉलिश्ड नहीं है। तो जब नॉलेज भी सफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अपडेटेड नहीं है, नई नहीं है, पुरानी है, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे जो है फर्क पड़ता था। और यहां पर उस प्रोडक्टिविटी की कमी की वजह से अकाल पड़ रहा होता था, फेमाइंस पड़ रहे होते थे। क्लियर है? जब आप कम खाओगे अकाल पड़ेगा, तो अकाल पड़ने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और जब आपको खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उससे कुपोषण की समस्या आएंगी, ठीक है ना। क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन किसानों को झेलना पड़ता था, यानी फेमाइंस तो आते ही थे, फेमाइंस के साथ साथ बड़े लेवल पर मैलन्यूट्रिशन की, कुपोषण की समस्या होती थी। खाने को सफिशिएंट मिल नहीं रहा है तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती थी शरीर में, ठीक है। अच्छा, इतने बुरे प्रभावों के बावजूद एक तो ये जो नेचर है वही बेचारे हमारे थर्ड ऑर्डर को परेशान कर रही है और उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रही है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में हम सोशल इकोनॉमिक रिलेशन जिनको स्टडी करने बैठे हैं, यानी जो फैक्टर्स थे, तो वो फैक्टर्स कैसे सामाजिक और आर्थिक कारणों को, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते थे। तो यहाँ पे देखो कि इतने हार्डशिप्स के बावजूद भी ये जो लॉर्ड्स होते थे, इनको हमेशा इसी बात की चिंता बनी रहती थी कि उनका जो प्रॉफिट हो वो कैसे मैक्सिमाइज हो, उनकी जो आय हो, उनकी जो इनकम हो वो कैसे मैक्सिमाइज हो, कैसे उस आय को ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ा सकें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो रिलेशनशिप है लॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच की, वो अच्छी नहीं हो सकती, पॉजिटिव वे में नहीं जा सकती है ना, क्योंकि लॉर्ड हमेशा अपने फायदे के लिए चिंतित है, किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने सिर्फ रोटी का प्रबंध करने के लिए, अपनी ब्रेड का अरेंजमेंट करने के लिए, यानी उसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए भोजन मिलता रहे। देख रहे हैं मैल न्यूट्रिशन की समस्या बनी हुई, तो मैल न्यूट्रिशन जो है बेसिकली आपके थर्ड ऑर्डर के लिए ही है, ठीक है। या फिर नॉर्मली वुमेन्स वगैरह में भी देखने को मिलता था, क्योंकि डाइट जो होती थी वो मेल्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती थी फीमेल्स से। चलिए, तो इसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते थे किसमें, लॉर्ड्स में और पीजेंट्स में, ये बढ़ जाते थे, ठीक है। लॉर्ड्स और पीजेंट्स में ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, इनके बीच में झगड़े फसाद जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि एक व्यक्ति किसी तरह से अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ क्या है, इनकम ओरिएंटेड है, फायदे की तरफ देख रहा है। तो फायदा और जीवन चलाने में जमीन और आसमान का संबंध है ना, यानी कितना डिफरेंस है आप देख रहे हैं। एक चीज है कि मुझे बस इनकम पे फोकस करना है अपना, कि मेरी इनकम आती रहे ताकि मैं अपने किंग्स को खुश कर सकूं, है ना, उनको मैं टैक्सेस सफिशिएंट अमाउंट में पे कर सकूं, ताकि मुझे जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेट दे रखा है उस मुझसे सेटिस्फाइड रहें। लेकिन थर्ड ऑर्डर का जो पर्सन है, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उनका सपना सिर्फ इस चीज से है कि हाँ, साल भर में मेरा पेट, मेरे घर के जो लोग हैं उनका पेट भरा रहे, ताकि उनको कुपोषण ना हो, उनको मैल न्यूट्रिशन ना हो, उनकी डेथ ना हो सिर्फ खाने के अभाव की वजह से, खाने की स्कार्सिटी की वजह से। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के जो रीजन है इनके बीच में वो बहुत बड़े हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरीके के हुआ करते थे। कॉन्फ्लिक्ट शुरू इस चीज से होता था कि जो आउटपुट कम आ रहा है, तो आउटपुट कम आ रहा है, तो अब इनका जो लैंडलॉर्ड होता था, लैंडलॉर्ड कहता था कि एक काम करो भाई, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो कम है, तो जिस अमाउंट में लैंड अवेलेबल है हमारे पास उसके रेशियो में प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो एक काम करो, अब आप ज्यादा से ज्यादा जो लैंड एरिया है उसको कल्टीवेशन के अंतर्गत लेके आओ। यानी अब जो फॉरेस्ट एरिया रहा होगा आसपास, उस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके उस एरिया को जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड के अंतर्गत लेके आओ। क्लियर है? और एक तो ये हो गया कि अब आपको फोर्स किया लॉर्ड्स ने कि आप एग्रीकल्चरल लैंड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि जब आपकी एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, अब आप ज्यादा देर तक काम करो इनमें, ठीक है, क्योंकि जिस अमाउंट में आप काम कर रहे हो उसी के, मतलब गणित लगाना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, जिस अमाउंट में आप काम कर रहे हो उस अमाउंट में प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो मान लीजिए आप 24 घंटे में अभी
15 घंटे 16 घंटे काम कर रहे थे लॉर्ड के यहाँ, तो लॉर्ड ने कहा कि काम करो 3-4 घंटे और बढ़ा लो, ठीक है। तो 4 घंटे और बढ़ा लोगे तो आपका जो है वो लगभग 20 घंटे के आसपास हो जाया करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप जब ज्यादा काम करेंगे तो लॉन्ग रन में क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के इस तरीके की प्लानिंग शुरू हो गई। अच्छा, अब जब इस तरीके का काम करना शुरू किया लॉर्ड्स ने, तो बेचारे हमारे जो पेजेंट्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे ये लेबरर्स हैं, इन्होंने अब एक्टिव रिवॉल्ट तो कर नहीं सकते थे, यानी एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। देखो रेजिस्टेंस जो है वो दो तरीके से हो गई, एक तो हो गई एक्टिव रेजिस्टेंस और एक हो गया पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव का मतलब हो गया कि भाई देखो ऐसा है कि बहुत देर से हो गया, जबरदस्ती जमीन जो है वो आप बढ़ा लो, ज्यादा घंटे काम कर लो आप, ठीक है, और इवन अपने घरों में जाओ ही मत, हमारे यहाँ ही सारा काम कर लो, हमारी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो। तो एक तो ये हो गया कि इतना कह रहे हो बहुत हो गया, उठाई तलवार आपने, उठाए भाला और उठाया जो भी आपके हाथ में आया और आपने अपने लॉर्ड के ऊपर अटैक बोल दिया, धावा बोल दिया, ठीक है। तो ये तो एक्टिव रेजिस्टेंस हो गया कि खड़े होकर बोल दिया हमसे ना हो पाएगा। दूसरा क्या है, एक पैसिव रेजिस्टेंस है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि आपने मन में ठान लिया कि रुक जाओ, बहुत ज्यादा तेज चल रहे हो, अब हम आपको बताते हैं कैसे। तो अब आपने मन में ठान लिया कि देखो ऐसा है कि ये हमसे ज्यादा देर तक काम करवा रहे हैं, ठीक है, हम काम थोड़ा सा कर लेंगे, उतना ज्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन हम काम करेंगे। तो हम क्या बहाने बनाएंगे, हम एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि हमारे अपने फार्म्स हैं, ओन फार्म्स हैं, वहां पर भी तो प्रॉब्लम है, तो वहां हम ज्यादा समय लगाना शुरू कर देंगे। मतलब ये बोलेगा नहीं उससे लेबर और जो पेजेंट है वो बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो अपने खेतों में अब ज्यादा समय लगाना शुरू कर देगा। ज्यादा देर तक काम, पता चला है ना, घंटों अपने ही खेतों में काम कर रहे हैं, और जब यहाँ आएंगे तो कह देंगे अरे ऐसी प्रॉब्लम थी, वैसी प्रॉब्लम थी, अब हमें अपने खेत में नहीं करेंगे तो आपको कैसे दे पाएंगे, मतलब आपके यहाँ भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, हम भी उधर नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा फिर। तो इस तरह से बातें बना दी। तो एक तो अपने खुद के जो फार्म्स हैं उनमें वो ज्यादा समय लगाने लगे। दूसरा, उनका जो प्रोडक्शन होता था, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती थी, है ना, तो जो कुछ भी प्रोडक्शन करते थे, जो कुछ भी एग्रीकल्चरल आउटपुट होता था इन लोगों का, इनके अपने मेहनत से, इनके अपने फार्म्स में, उसको वो छुपाना शुरू कर दिया। मैंने बताया ना आपको पहले कि पहले क्या था, पहले सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप में लेबर या पेजेंट्स कोशिश करता था कि मैं अपना जो है वो अपने आप को सस्टेन बस कर लूं, बाकी मैं अपने मालिक को दे दूं ताकि वो खुश रहे मुझसे। लेकिन अब उन्होंने समझ लिया कि इनके इंटेंशंस है नहीं ठीक। तो जब इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है तो अब इन्होंने क्या किया कि अपने आउटपुट को छुपाना शुरू कर दिया, हाइड करना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया ही कम, इन्होंने कहा कि देखो इस बार इतना ही आउटपुट हुआ है, तो अब मैक्सिमम वो अपने लिए स्टोर करके रखने लग गए। ज्यादा आप अपने लिए स्टोर करोगे तो आपके बुरे वक्त में जो है वो काम आएगा, आपके लिए कहीं ना कहीं वो फायदेमंद रहेगा। क्लियर है? चलो, तो एक तो ये 2-3 चीजें हो गई। इसके अलावा अब ये क्या करने लगे, इसके अलावा ये थोड़ा सा एक एक्सप्लिसिट फॉर्म में, यानी थोड़ा सा एक्टिवली भी रेजिस्टेंस में आने लग गए। इसमें ये लोग क्या करते थे, जो फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट को भी लॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी बताता था, है ना। जो पास्चर लैंड होते थे, यानी जो चारागाह वगैरह हो गए, जो जहां पर कैटल्स रेयरिंग होती थी, कैटल्स वगैरह को चराने वगैरह के लिए भेजा जाता था, तो ये जो इलाके होते थे इनको लॉर्ड ऑब्वियसली बात है अपनी प्रॉपर्टी मानता था। तो अब इन लोगों ने, इन पीजेंट्स ने धीरे धीरे ये कहना शुरू किया कि देखिए ऐसा ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, जंगल हो गया, चराने की जो जमीन हो गई, ग्रासलैंड्स हो गए, इन पर आप अपना हक जमा के बैठे हुए हैं। जबकि ये क्या है, जमीन जो है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपके राजा ने कह दिया कि ऐसा है कि एक आपको दे दिया वो तो आपका पूरा मालिकाना हक हो गया। क्लियर है? तो ये चीज नहीं होगी। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज होने लग गए, कुल मिला के किनके बीच में, हमारे जो पीजेंट्स हैं इनके बीच में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अब हम आते हैं नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। क्लियर है? संबंधों में सुधार की जो हम कहें कवायद है वो शुरू होने वाली है नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि एनवायरमेंट और लैंड यूज पैटर्न्स जो हैं इनमें बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड फेस करना पड़ा हमारे पेजेंट्स को, लेकिन धीरे धीरे अब जो है वो संबंध बड़े लेवल पर चेंज होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से कहीं ना कहीं अन्य फायदे भी होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको नई जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आ रही है, इस नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में
जो चेंजेस आने शुरू हुए, मतलब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में एक्चुअली जो चेंजेस आने शुरू हुए वो 11वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हुए। तो पूरा जो टाइम पीरियड है 5वीं से 15वीं शताब्दी का, ये मिडिवल का टाइम पीरियड है। ये हमने वीडियो के शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, यानी चेंजिंग ट्रेडिशन का, जब पूरे सेक्शन का हमने इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था। अब उसमें भी 5वीं से 10वीं शताब्दी तक का, यानी जो शुरुआती 500 सालों का समय था, ये फेज बहुत प्रोडक्टिव फेज नहीं था, है ना। आपसी झगड़ों और इन सब में गया, डिसइंटीग्रेशन में गया, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में गया। अब हालांकि कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और ये चेंजेस है कि कृषि के क्षेत्र में जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती चली गई, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा लोगों के ऊपर, तो लोगों ने कुछ नई चीज़ों को इजाद किया, कुछ नए इन्वेंशंस किए, है ना। वो कहे ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे फलीभूत हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे फ्रूटफुल हो रही है। कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं 11वीं सेंचुरी के आसपास। देखो, सबसे पहला तो क्या हुआ, शुरुआत में जो वुडन प्लाउ इस्तेमाल होता था, वुडन प्लाउ को अब रिप्लेस कर दिया गया। वुडन प्लाउ जो होता था वो आपने अभी देखा कुछ देर पहले कि उसकी जो सरफेस जो अर्थ के साथ, सॉइल के साथ कनेक्ट होती थी, वो सफिशिएंट स्क्रैच नहीं कर पाती थी उसको, सफिशिएंट अमाउंट में नीचे की मिट्टी ऊपर लेके नहीं आ पाती थी। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि वुडन प्लाउ की जगह में जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने कुछ इनोवेशंस किए, नई चीज़ें लगाई उसकी जगह पे। और इन इनोवेशंस में क्या था कि वो जो टिप, यानी ये वाला हिस्सा जो ज़मीन में जाके एंटर होगा, यहाँ पर आयरन का जो है वो टिप लगाना शुरू किया, ठीक है। तो उसकी टिप पे आयरन की एक फ्लैट सरफेस जो है, प्लेट, एक पैना सा आयरन का प्लेट लगाना शुरू किया। उस आयरन के प्लेट से क्या हुआ कि जब थ्रस्ट मिलता था तो वो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, मजबूत चीज़ है लोहा, वो ज़मीन के सरफेस को आसानी से स्क्रैच कर देता था, आप देख रहे हैं। और आसानी से स्क्रैच करता था तो नीचे की जो मिट्टी है वो आसानी से ऊपर आ जाती थी। क्लियर है। अच्छा, दूसरा, ये जो आपका जानवरों के यानी बैलों के गर्दन पर जो हल रखने का तरीका था, उसमें भी कुछ परिवर्तन आएंगे, ऐसे परिवर्तन जिनकी वजह से इसको थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट किया जाएगा जिससे अब बैल जो होता था वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता था, शोल्डर के पास में उसको लगभग शिफ्ट किया जाएगा जिससे वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता था। और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता था तो जो नीचे टिप है उसको और जो अंदर इंटर होने में सॉइल में हेल्प मिलती थी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत इनोवेशंस जो हैं वो हो रहे हैं हमारी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। चलो, मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लाउ इम्प्रूव। वही बात मैंने कही कि एनिमल्स जो है इनको प्लाउ में जोतने में, यानी खेत में लगाने, उसमें क्या नाम है, खेत जोतने के लिए इनको एम्प्लॉय करने या इनको लगाने में थोड़ा सा इनोवेशंस किए, थोड़े से चेंजेस किए इन्होंने। चलो, घोड़े वगैरह जो होते थे इनका इस्तेमाल किया जाता था, कई बार खेत जुताई के लिए इस्तेमाल होते थे और दूसरे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए आने जाने में जो घोड़े हैं वो चूंकि रफ सरफेस पे चलते थे तो उनके जो नीचे के खुर हैं, उनके जो पैर हैं वो जो है वो रफ हो जाते थे, है ना। और बहुत मुश्किल होती थी, एक समय के बाद वो मूव नहीं कर पाते थे उतनी एफिशिएंसी और स्पीड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ में। तो अब क्या हुआ, चूंकि लोहे का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है कृषि में, इसलिए जैसे आयरन टिप बनी वैसे ही हॉर्स शू बनाया गया। हॉर्स शू आपको बहुत अच्छे से पता है, घोड़े की नाल को हम कह रहे हैं यहाँ पे। अब घोड़े का जो खुर है, घोड़े का जो पैर है, उसको नीचे जो है वो एक यू शेप ऐसा स्ट्रक्चर बना के हॉर्स शू का, ठीक है, उसको उसमें लगा दिया जाता था। अब जब हॉर्स शू आप लगा दोगे तो घोड़ा जो है वो किसी भी तरह के सरफेस पे चलेगा तो क्या होगा, उसके जो पैर हैं वो जो है वो स्क्रैच नहीं होंगे, है ना। और बुरी तरह से स्क्रैच ना होने की वजह से लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, पैर उसके यथावत बने रहेंगे। क्लियर है। यथावत बने रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। तो पहले तो एग्रीकल्चरल टूल्स और इक्विपमेंट्स जो है उनमें चेंजेस आए। दूसरा, एनिमल्स जो लगाए जाते थे खेती करने के लिए, इस्तेमाल किए जाते थे, उनको इस्तेमाल करने के तरीकों में भी परिवर्तन आए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ और अच्छी टेक्नोलॉजीज थी जिनका इस्तेमाल करना शुरू किया यूरोपियन मिडिवल सोसाइटी के लोगों ने, ठीक है। जैसे विंड मिल्स और वाटर का, तो विंड मिल्स और वाटर मिल्स का इस्तेमाल करके जो एनर्जी जनरेट होती थी, इससे वाइन प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं आपके, ठीक है, ऑयल प्रेसिंग की एक्टिविटीज हो रही हैं। और
बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, यानी क्योंकि पता है आपको ना कि विंड मिल और जो हमारा वाटर मिल्स हैं ये एनर्जी जनरेट करते थे, तो पूरा मिडेवियल समाज जो है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हमारी वाटर मिल और जो विंड मिल है वो बड़े लेवल पर हेल्पफुल थी। ठीक है। देखो मिडेवियल सोसाइटी जहां तक आप पढ़े होगे अगर एग्रीकल्चर वगैरह, तो कभी ना कभी आपसे टकराया होगा विंड मिल वगैरह, है ना, या वाटर मिल वगैरह। तो विंड मिल आपने आज के डेट में भी देखी होगी भाई, जो विंड एनर्जी है उसको तो आज भी हम हार्नेस करते हैं, है ना, एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो विंड मिल्स आपने देखी होंगी, अभी मैं दिखाता हूं बल्कि मिडेवियल वाली भी। और ये एक वाटर मिल हो गया। तो वाटर मिल जो है वाटर व्हील से चलता था। ठीक है, वाटर व्हील्स वर यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन, यानी जो अनाज वगैरह होता था उसको ग्राइंड करने में इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है। और इसके साथ साथ पंप को मूव करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह को प्रेस करने के लिए किया जाता था। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती थी। कैसे ड्रॉ की जा रही आप देख रहे हो यहाँ पे। इसमें होता ये था कि एनर्जी को जनरेट करने के लिए, अब मान लो यहाँ पे ये वाटर का सोर्स है और वाटर का सोर्स है तो यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा होगा। जब वाटर फ्लो हो रहा होगा तो इसी की जगह पर एक बड़े व्हील को जो है वहां पे असेंबल किया जाएगा। एक बड़े व्हील को असेंबल किया जाएगा। अब जब वाटर का फ्लो है तो वाटर के फ्लो की वजह से ये व्हील मूव करेगा, क्योंकि पानी का फ्लो कितना तेज होता है आप तो जानते ही हैं। धीरे धीरे एक लंबे समय में पानी जहां से फ्लो हो रहा हो तो चट्टानों को भी काट देगा। तो तेजी से जब वाटर का फ्लो हो रहा है यहाँ पे तो ये जो व्हील है वो मूव करेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में व्हील करेगा, क्योंकि पानी इसको क्या करेगा, प्रोपेल करेगा। अब ये जो स्पिनिंग व्हील वगैरह हो गया है ये एक बड़े शैफ्ट से जुड़ा होता था। अब वो पूरा यहाँ पे डायग्राम तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा दिखाना, लेकिन ये एक ऐसे शैफ्ट से जुड़ा हुआ है जो एक दूसरी मशीन से जुड़ा हुआ है जाके आगे। तो जब ये मूव करेगा तो वो शैफ्ट मूव करेगा उससे जुड़ा हुआ, और जब वो शाफ्ट मूव करेगा तो उससे जुड़ा हुआ आगे जो भी मशीन होगा, ग्राइंडिंग मशीन होगी या आप हम कहते हैं प्रेसिंग मशीन होगी, वो मूव करेगी, वो चलेगी और फिर वहां से आप अनाज रखो वो ग्राइंड होके, है ना, निकलेगा। या आपको ग्रेप्स वगैरह है वो प्रेस करने हैं तो वाइन प्रेसिंग मशीन चलेगी तो उससे वाइन एक्सट्रैक्ट होगी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इन्होंने भी एग्रीकल्चरल के फील्ड में क्या है, धीरे धीरे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाया। अभी तो आप बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चरल जो है वो चेंजेस देखोगे। ये एक विंड पावर्ड मिल है, देखो, है ना, विंड पावर्ड, है ना। विंड पावर मतलब विंड पावर तो अभी हम आगे देखेंगे, बट इस तरीके से कुछ जो विंड पावर से चलती थी, है ना, उसकी मशीनरी जो है वो कुछ इस तरीके से सेट होती थी। और ये शाफ्ट है जो विंड की पावर से जो मूव करेगा आगे, है ना, मतलब विंड पावर जो है विंड की वजह से वो जो शाफ्ट्स मूव कर रहे होंगे, जैसे वाटर की वजह से यहाँ पे शाफ्ट मूव कर रहा था, व्हील मूव कर रहा था, व्हील जो है वो शाफ्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था और फिर उस शाफ्ट से आगे की जो मशीन थी वो मूव कर रही होगी। वैसे यहाँ पे विंड पावर से जो विंड की ब्लेड से जो मूव करेंगी तो उससे एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी आगे इधर ट्रांसफर होगी। कुछ ये जो इक्विपमेंट्स यहाँ लगे होते थे वो इस बड़े शाफ्ट को मूव कराते थे। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी शाफ्ट से जुड़ा हुआ रोटेशन वाला एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो आगे यहाँ पर जब मूव करेगा तो इसको ये आगे ऊपर नीचे ये प्रेस करेगा। इस पूरे जो कंटेनर है इसमें आपके भरे होते थे ग्रेप्स वगैरह जिनको प्रेस किया जाता था और यहाँ इन कंटेनर्स पर वाइन जो है वो कलेक्ट की जाती थी। तो मतलब कुल मिला के इस तरीके से, और जैसे कॉर्न मिलिंग करने के लिए भी इन्हीं तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो आपकी विंड मिल है और आपका जो वाटर मिल है, इन्होंने बड़े लेवल पर पूरे मिडिवियल यूरोप में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये सबसे बड़े एडवांसमेंट है कुल मिला के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने फैक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल में जो अब रेवोल्यूशनरी चेंजेस होने वाले हैं, उन रेवोल्यूशनरी चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज जो था वो था जो जमीन का उपयोग करने का तरीका है उसमें होने वाले परिवर्तन। ठीक है, यानी लैंड के यूज, लैंड के जो पैटर्न है उसके यूज में चेंजेस आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि जो ज़मीन है उसमें जब मैं आपको प्लाऊ के बारे में बता रहा था कि पुराने तरीके का जो हल है वो इस्तेमाल होता था वुडन वाला, तो वो स्क्रैच नहीं कर पाता था। उस दौरान भी हमने क्रॉप रोटेशन को डिस्कस किया था, बट डीप में नहीं गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन के बारे में यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा। तो रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो जो हुए वो कौन से थे, उनमें यह था कि 2 फील्ड सिस्टम से 3 फील्ड ऑफ सिस्टम में चेंजेस आए। यानी कहने का मतलब जो
क्रॉप रोटेशन 2 फील्ड वाला होता था, वो क्रॉप रोटेशन अब 3 फील्ड वाला हो गया, है ना। अब ये क्या है, यानी अब आप कहोगे, क्वेश्चन करोगे कि ये 2 फील्ड सिस्टम क्या है, तो आप पुराना पहले याद कर लो। पुराना वाला जो है उसमें ये होता था कि जो पूरा खेत है, उस पूरे खेत को आप, फार्म साइज बहुत बड़े बड़े होते थे, ये आपने पढ़ा है ना वीडियो में, और इतने बड़े फार्म साइज हैं, लेबर इतना अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता था, तो इसलिए इन्होंने क्या था, 2 फील्ड सिस्टम कर रखा था। तो ये लोग पूरे खेत को 2 हिस्सों में बांट देते थे। अब 2 हिस्सों में बांटने के बाद एक होता था कि ठंडियों के ऋतु में एक हिस्से में गेहूं और राई वगैरह बो देते थे, ठीक है, और ये गेहूं और राई जो होता था वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो जाता था, यानी जो मनुष्य के खाने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो मिल जाती थी। दूसरे हिस्से को ये लोग खाली छोड़ देते थे, ठीक है, इट वॉज लेफ्ट फेलो, ठीक है, इसको खाली छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था, और इसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो 2 फील्ड सिस्टम उतना प्रोडक्टिव नहीं था, इसमें ना तो सफिशिएंट प्रोडक्टिविटी आती थी और टेक्निक्स भी पुरानी ही थी। अब जब नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इन नई टेक्नोलॉजीज में ये 3 फील्ड सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस में आना शुरू हो गया। अब ये 3 फील्ड सिस्टम में किस तरीके की फार्मिंग की एक्टिविटी होती थी वो आपको समझ लेना चाहिए। अब इस तरह के सिस्टम में, 3 फील्ड फार्मिंग सिस्टम में या 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन सिस्टम में, ये क्रॉप रोटेशन सिस्टम में ध्यान रखो, क्लियर है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। अब चूंकि कंटेक्स्ट में यहां पे था, वहां पे वापस आने वाला था, मतलब यहाँ पे, इसलिए मैंने वहां पे इसको बहुत डेप्थ में कवर नहीं किया था। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये हो गया कि भाई अदल बदल के हम क्रॉप्स को रोटेट करके पर्टिकुलर फील्ड्स में, पर्टिकुलर फार्म्स में बोएंगे, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी अचीव करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया 2 फील्ड सिस्टम प्रोड्यूस होता था, 2 फील्ड सिस्टम प्रैक्टिस में था, उसके थ्रू प्रोडक्शन होता था। अब जो है वो 3 फील्ड सिस्टम जब आया, तो इसमें जो लेबर्स होते थे, इसमें जो पीजेंट्स होते थे, इसमें वो एक खेत का जो इस्तेमाल होता था वो अब 2 सालों में कर सकते थे, ठीक है, 3 सालों में से 2 साल वो अपने खेतों का इस्तेमाल कर सकते थे, पहले ऐसा नहीं था, क्लियर है। और इसमें अब वो क्या करते थे कि एक हिस्से में, जमीन को 3 हिस्सों में बांट लिया उन्होंने, यहां पे देख रहे हो, जमीन को 3 हिस्सों में बांट लिया उन्होंने, यानी अपने जो खेत है, जितने एरिया में, जमीन तो पूरी उन्हीं की है, बट इसी में एक एरिया है जिसको उन्होंने बांट लिया कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हम इस साल ये बोएंगे, दूसरे में ये बोएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने खेत को पूरे 3 हिस्सों में बांट लिया। पुराने सिस्टम में, 2 फील्ड सिस्टम में, वो खेत को 2 हिस्सों में बांटते थे, अब 2 की जगह 3 हिस्से हो गए, क्लियर है। और इस 3 हिस्से में उन्होंने क्या किया कि सर्दियों वगैरह की ऋतु में एक तरीके की फसल बो दी, क्लियर है। और इसके ठीक 1.5 साल बाद जो है, 1.5 ईयर बाद जो है, वो दूसरे जो आपका फार्म एरिया है वहां पर दूसरे तरीके की सर्दियों में फसल बो देंगे। तो मान लो मैं ये कहता हूं, ये आप 3 खेत यहां देख रहे हो, तो एक खेत में उन्होंने क्या किया कि गेहूं और राई बो दिया, ठीक है, गेहूं और राई बो दिया। इसके बाद ये विलेज हो गया आपका। अब ये देखो, वाटर मिल हमेशा वाटर बॉडीज के आसपास ही, मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था अभी कुछ देर पहले, तो वाटर बॉडीज के ही आसपास वाटर मिल लगाई जाती थी, जहां पर वाटर का कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता था। क्योंकि अगर वाटर का कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं होगा तो वाटर मिल जो है उसमें जो मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए वो बनेगा ही नहीं। मतलब वाटर मिल ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दो, वाटर मिल है तो वाटर के पास लगेगी। चलिए, तो हाँ, अब दूसरा जो खेत है, इस खेत में इन्होंने क्या किया, 1.5 ईयर के डिफरेंस में इस खेत में ओट्स, लेंटिल्स, बीन्स, है ना, ये बो दिया, ठीक है। अब वीट और राई जो है ये भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो गया, ठीक है, तो ये भी इंसानों के खाने के लिए हो गया, और ये जो हो गया ये ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए भी हो गया। इसमें से कुछ जैसे बीन्स वगैरह ये ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए, ओट्स वगैरह ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए हो गया, है ना। इसमें से कुछ ऐसी चीजें भी ये लोग बो देते थे, ठीक है, कॉर्न्स वगैरह और कुछ चीज़ें जो इनके हॉर्सेस वगैरह के लिए या कैटल्स के लिए भी इस्तेमाल में आ जाती थी, ठीक है। तो ह्यूमन कंजम्पशन के साथ साथ इनके हॉर्सेस या कैटल्स के खाने के लिए भी चीज़ें प्रोड्यूस हो गई। और खेत का एक हिस्सा जो है इसको ये खाली छोड़ देंगे, और ये हिस्सा जो खाली छोड़ देंगे तो अब ये इसको रोटेशन में, क्योंकि अभी इन्होंने पहले इसको इस्तेमाल किया, 1.5 साल बाद इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अब अगले वाले रोटेशन पे ये एरिया आएगा, हो सकता है इसको खाली छोड़ दिया जाएगा और इन दोनों को साथ में बोया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर एक समय आएगा जब इस हिस्से को फैलो छोड़ दिया जाएगा, यानी खाली छोड़ दिया जाएगा, और ये 2 हिस्से जो होंगे ये एक रोटेशन में
ग्रो किए जाएंगे, प्रोडक्शन किए जाएंगे। अब इससे क्या होता था, इस तरह के क्रॉप रोटेशन में फायदा ये हुआ कि आपको अब ज्यादा बड़े एरिया में एक ज़्यादा बड़े एरिया को छोटे छोटे साइज में डिवाइड करने में आसानी मिल गई, जिससे अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि खाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ग्रेटर यूज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे बीन्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, लेंटिल्स, दालें वगैरह आप जो है वो उगा रहे थे, पीस वगैरह, मटर वगैरह आप उगा रहे थे। तो इनके प्रोडक्शन से, इस तरह के यानी प्लांट लाइक जो क्रॉप्स हैं, इनके प्रोडक्शन से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्जियां वगैरह, प्रोटीन रिच डाइट्स वगैरह जो है ये प्रोड्यूस होने लगी। जैसे लेंटिल्स, दालें वगैरह जब आप उगाओगे तो दालों में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन अवेलेबल है, और वेजिटेबल्स आप ग्रो कर ही रहे हो, तो वेजिटेबल और प्रोटीन रिच डाइट जब आप ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है खाने में उनका इस्तेमाल करोगे, और आपके डाइट में जैसे जैसे सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन रिच डाइट जाने लगी, वेजिटेबल्स जाने लग गए, मिनरल्स मिलने लग गए आपको, तो उससे क्या हुआ, उससे धीरे धीरे अब आप देखोगे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये ऊंचा होता जा रहा है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में हो रही है, और हेल्दी फूड जो है वो मिल रहा है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि माल न्यूट्रिशन की समस्या होती थी। माल न्यूट्रिशन की समस्या क्यों होती थी, यानी कि कुपोषण की समस्या होती थी। कुपोषण की समस्या क्यों होती थी, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में धरती में पोषक तत्व जो उपलब्ध रहते थे वो ये खेती में उपलब्ध नहीं करा पाते थे, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। फिर इनकी खुद की टेक्नोलॉजीज भी इतनी आउटडेटेड थी, बैकडेटेड थी कि उनसे भी इनको सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता था। इन्वायरमेंटल चेंजेस तो थे ही, इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिटीज थी, वातावरण एक्सट्रीम होता था इस वजह से भी। लेकिन जैसे जैसे 11वीं शताब्दी के बाद इन्वायरमेंटल चेंजेस में ऐसा पॉजिटिव चेंज आया जो इनके कृषि के लिए बेटर था, तो आपने देखा कि इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी किए, लैंड यूज़ के पैटर्न में भी इनके चेंजेस आए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप देख रहे हो कि आयरन टिप का इस्तेमाल किया, विंड मिल का इस्तेमाल किया, वाटर मिल का इस्तेमाल किया, और इससे प्रोडक्शन बढ़ा। फिर 2 फील्ड सिस्टम से 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन सिस्टम में इंटर हुए जिससे ज़्यादा मात्रा में आप देख रहे हो वो चीज़ें उगा रहे हैं जिन चीज़ों से इनके शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में पोषक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं। और ना सिर्फ इनको पोषक तत्व मिल रहे हैं, बल्कि इनके साथ साथ क्या है, इनके जो जानवर हैं, इनके जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को बेटर फूड अवेलेबल हो रहा है, ज़्यादा अच्छा भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपके जो एनिमल्स हैं वो भी हेल्दी होते चले जाएंगे, और जब वो हेल्दी होते चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपको वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे किसी न किसी रेशियो में, चाहे वो खेतों में प्लाव करना हो, चाहे वो मिल्क देना हो, चाहे वो मीट देना हो, है ना, चाहे वो फर देना हो, चाहे वो वूल देना हो। तो जानवरों से आपको विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते थे, तो अब ये भी उन्नत क्वालिटी का मिलेगा, दूध अच्छा मिलेगा, है ना, और ऊन अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। मीट जो होगा वो ज़्यादा प्रोटीन रिच होगा, जब उस मीट का कंजम्पशन इंसान करेगा तो वो भी ऑब्वियस बात है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो कुल मिला के एनिमल्स की भी हेल्थ अच्छी हो रही है। अब जैसे जैसे ये नई टेक्नोलॉजिकल आपके एडवांसमेंट्स हुए, इन नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जो फूड था वो कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पन्न होने लगा, यानी मोर फूड फ्रॉम लेस लैंड। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा ज़मीन से, ठीक है, लेस फूड फ्रॉम मोर लैंड। पहले जो होता था लेस फूड फ्रॉम मोर लैंड, ठीक है, यानी जमीन का साइज बहुत ज्यादा था। मैं एक उदाहरण दे दूं तो आपको 100 एकड़ का एवरेज फार्म साइज होता था, यानी 100 एकड़ तक के 100 एकड़ के फार्म साइज हैं। अब 100 एकड़ के फार्म साइज में काम करने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने बल्क में लेबर चाहिए होगा, कितने ज्यादा संख्या में मजदूर चाहिए होंगे। लेकिन यही फार्म साइज जो है वो अब अगर घट के 20 से 30 एकड़ का कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लगभग 80% जो है वो कम हो गया, 70% कम हो गया। तो अब उसमें उस रेशियो में लेबर लगेगा, कम लेबर लगेगा। तो और ऊपर से आपने इस बड़े फार्म साइज को भी क्या है 3 पार्ट्स में बांट लिया है। 3 फील्ड सिस्टम में आप जो है वो क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, 3 फील्ड सिस्टम में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, 3 फील्ड
क्रॉप रोटेशन पैटर्न अभी आपने समझा जस्ट। अब इसमें क्या है, एक एवरेज फार्म साइज में एक ही समय में आप अपने जरूरत की अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकते थे, जिनको आपको कंज्यूम करना है और आपके जो एनिमल्स हैं उनको कंज्यूम करना है, उनको खाना है। तो सबसे पहला फायदा इस नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, या नई जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी यूरोप में, उससे फायदा क्या हुआ कि ज्यादा अमाउंट में फूड जो हो था वो कम अमाउंट की लैंड से होना शुरू हो गया। ठीक है, एवरेज साइज ऑफ फार्म्स, ठीक है, श्रैंक। जैसा मैंने बताया कि जो खेतों का औसत आकार था उनको कम कर दिया गया, क्योंकि समझ में आ गया कि देखो ऐसा है, बड़े फार्म साइज से होने कुछ नहीं वाला है, हमें ज्यादा लेबर इंटेंसिव होना पड़ेगा। बड़े फार्म साइज में हम इंटेलेक्चुअली उसको फायदे में नहीं ले सकते हैं, और अगर हमारे छोटे फार्म साइज रहेंगे तो हम उसमें थोड़ा दिमाग लगा के ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे। ज्यादा बड़ी जमीन से मतलब नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि कम जमीन में ही ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें। तो वो चीजें धीरे धीरे यहां पर इन लोगों ने सोचना शुरू किया। मोर एफिशिएंटली कल्टिवेटेड, ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा फार्म साइज है तो थोड़ा सा एफिशिएंट कल्टीवेशन हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लेबर जो होगा यानी आपका जो श्रम है वो कम लगेगा। अब इसमें जहां आपको बल्क में लेबर चाहिए होता था, वहां पर अब आप कुछ ही लेबर के साथ में काम करेंगे, तो होगा क्या लेबर भी थोड़ा सा फ्री फील करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब वो वाली सिचुएशन नहीं होगी कि पैसिव रेजिस्टेंस करें, अब कॉन्फ्लिक्ट भी कम अराइज होंगे, लोग बाग ज्यादा काम करना चाहेंगे अब आके, है ना। क्यों? क्योंकि हर टेक्नोलॉजी कॉमन मैन के पास होती नहीं थी। जैसे विंड मिल इस्टेब्लिश करना है, वाटर मिल इस्टेब्लिश करना है, तो विंड मिल और वाटर मिल इस्टेब्लिश करने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, अब वो हर किसान के पास तो है नहीं, बहुत कॉमन लोगों के पास है नहीं, कॉमन मैन के पास। तो जो हमारे लॉर्ड्स होते थे, ये लोग फंडिंग करते थे कि चलो हम विंड मिल और वाटर मिल इस्टेब्लिश कर देंगे। अब ये विंड मिल और वाटर मिल इस्टेब्लिश भी करेगा तो देखो, इंसान अपना कोई नुकसान तो चाहता नहीं है, वो हमेशा वहीं पे करेगा जहां उसके फार्म्स वगैरह होंगे, ज्यादातर वही एरिया में, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बसेगा ना जो रिसोर्सफुल एरिया होगा। तो अब जानबूझ के आप कह सकते हो कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। किया क्या जा रहा है? आप कह सकते हो कि वो हर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी तो चाहेगा ही, तो अब ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जिसमें लेबर्स जो हैं, पीजेंट्स जो हैं, वो विलिंगली काम करने के लिए तैयार हैं अपने मास्टर्स के खेतों में, और वो ज्यादा समय आप अपने मास्टर्स के खेतों में दे सकते हैं। ठीक है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं, पहले भी वो देते थे, इसमें कोई वो नहीं था, मतलब उन्हें गुरेज नहीं था। लेकिन पहले क्या था, पहले स्ट्रगल ज्यादा था, प्रोडक्टिविटी कम थी। लेकिन अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई और जो हार्डवर्क है वो तो ठीक है, उतना ही पे कर रहे हैं वो, उसी हार्डवर्क में अब 4 गुना 3 गुना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे में इनकी कंडीशन भी सुधरेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरेगा, स्वास्थ्य अच्छा खाने की वजह से सुधर ही रहा है। क्लियर है? तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे यूरोप में हुआ ये कि सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा अब पुराने जो मिडिवियल कल्चर है उसकी तुलना में ज़्यादा प्रॉस्परस हो रही है, ज़्यादा फ्लॉरिश हो रही है। और ऐसी फ्लॉरिश सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हैं, इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, इनमें सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि लेबर और मास्टर या लॉर्ड्स के बीच में जो लेन देन होता था वो पहले सर्विसेज का होता था, ठीक है, सेवाओं का होता था। मतलब लॉर्ड्स के जो फार्म्स होते थे उसमें पेजेंट्स अपनी सर्विसेज देते थे, बदले में उन्हें ठीक है कुछ जमीन का टुकड़ा मिल गया, खाने की चीजें मिल गई, यही पर्याप्त होता था, है ना। तो अब इन सेवाओं की जगह पे कुछ दूसरी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। वो क्या है? 11वीं शताब्दी के आसपास जो ये सामंतवादी व्यवस्था है, इसके जो बॉन्ड्स थे, मतलब यानी लॉर्ड्स और जो हमारे पेजेंट्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप फ्यूडल सोसाइटी में किस तरह से, वो इस तरह से है कि आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। मतलब सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के बीच में रिलेशन ही वही होता था कि हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जो भी सुपीरियर है, जैसे किंग था, तो किंग जो है वो अपने मातहत लॉर्ड्स को संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा देता था, और इन रिसोर्सेज के एवज में किंग को क्या है? प्रोटेक्शन चाहिए, डिफेंस के लिए आर्मी चाहिए, टैक्सेस चाहिए। लॉर्ड जो है वो नाइट्स को, और नाइट्स के साथ साथ जो पीजेंट्स हैं, जो कॉमन मैन हैं, ठीक है, जो लेबरर्स हैं, इनको या इनके श्रम को, इनके
हार्डवर्क को लॉर्ड्स यूटिलाइज करते थे, बदले में इनको भी खाने पीने की चीज़ें मिल गई, इनको भी प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है। नाइट्स के साथ भी यही था, नाइट्स को भी सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो लैंड अवेलेबल करवा देता था, और नाइट्स भी इनको वही वचन देता था जो वो लॉर्ड्स राजा को देते थे कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपके डिफेंस में हम अवेलेबल होंगे। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में कॉमन चीज क्या है कि एक पर्सन या एक एंटिटी दूसरे के ऊपर सिर्फ इसलिए डिपेंडेंट है कि अगर वो रिसोर्सेज जो नेसेसरी हैं जीवन को चलाने के लिए, जैसे भोजन, जमीन, पानी, खाना, ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा अगर हमने ऊपर वाले अपने सुपीरियर को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो यहां पे ये वाली जो बॉन्डिंग है वो खत्म हो रही है। अब गिव एंड टेक का रिलेशनशिप ज्यादा आ रहा है, और लेबर और लॉर्ड के बीच में अब वस्तुओं बस का लेना देना नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब यहां पर ट्रांजैक्शंस में पैसे का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही यहां पर अब सोसाइटी अपग्रेड हो रही है, वैसे यहां पर मनी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे मनी का या पैसे का इस्तेमाल ज्यादा होना शुरू हो गया इसमें, तो अब क्या हुआ कि लॉर्ड्स जो होते थे, यानी ये जो आपके मालिकाना हक रखने वाले लोग हो गए, है ना, हमारे लैंड ओनर्स हो गए, ये लैंड ओनर्स जो है ये कल्टिवेटर्स या पीजेंट्स से सेवा लेने के बदले ये पैसा ले लेते थे, टैक्सेस ले लेते थे, और पीजेंट्स और इनको भी अच्छा लगता था कि ठीक है चलो हमने अपना काम कर लिया, और हमें जो कुछ भी है ना था वो हमने लॉर्ड्स को अपने कुछ पैसों के फॉर्म में अपनी मेहनत जो है वो पे कर दी, सर्विसेज के फॉर्म में वो दे दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता था, अब मान लो इनको पैसा नहीं भी रहता था तो ये लॉर्ड को जो भी है टैक्स के फॉर्म में अपना फसल या प्रोडक्टिविटी देंगे। अब प्रोडक्टिविटी देने के बाद क्या होगा कि लॉर्ड इनको कुछ अमाउंट में पैसा दे सकता है। जब पैसा देगा तो वो उसको आगे कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो डेवलप जगह हो गई, जैसे जहाँ व्यापारी वगैरह हो गए, ट्रेडर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे उन वस्तुओं को ट्रेड कर लेंगे, ठीक है, या उन पैसों से कोई चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इनकी वजह से, यानी ये जो ट्रेड वाला रिलेशनशिप है ये डेवलप होना शुरू हो गया, तो इन ट्रेडर्स की वजह से छोटे छोटे सेटलमेंट शुरू हुए। क्यों सेटलमेंट शुरू होंगे? जहां ट्रेड की एक्टिविटी होनी शुरू होगी, जहां पर भी ट्रेड सेंट्रिक एक्टिविटी होगी, वहां पर क्या होगा कि धीरे धीरे लोग आपस में आके अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए इकट्ठे होने शुरू होंगे, है ना। जैसे मान लो मेला लग रहा है एक जगह कहीं पर पर्टिकुलरली, है ना, अब लोग जानते हैं कि यहाँ पे अक्सर लोग खरीदने वरीदने आते हैं, तो पीरियोडिकली जब खरीदने आते हैं तो पीरियोडिकली लोग वहाँ पर बेचने भी आएंगे। अब वहाँ पे धीरे धीरे जब ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, खरीद फरोख्त की चीज़ें चल रही हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग भी सेटल होंगे कि अक्सर यहाँ पे दुकानें लगती हैं, अक्सर यहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं, यहीं बस जाते हैं। या फिर वो जो खुद लोग इन सेलिंग और बाइंग की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, वो खुद यहाँ पर आसपास इसी जगह पे रहना शुरू करेंगे, और इसी से धीरे धीरे क्या होगा, एक सेटल्ड एरिया जो है उसका विकास होगा, और इस सेटल्ड एरिया को आप कह सकते हैं टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के अब हम किधर मूव कर रहे हैं? कुल मिला के अब हम एक फ्यूडल सोसाइटी से एक ऐसे सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं जो थोड़े से सेमी अर्बन प्रॉपर्टीज को लेके आएगी अपने अंदर, या मैं कहूं कुछ शहरी गुण लेके आएगी। और जब शहरी गुण लेके आएगी तो आप समझ सकते हैं कि पुराना जो संबंध है फ्यूडलिज्म का, जिसमें 3 ऑर्डर्स थे, तो 3 ऑर्डर में तो सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, या 3 तरह के लोग रह रहे हैं जिनको 3 तरह की एक्टिविटीज करनी है। एक, जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। दूसरे कैटेगरी के लोग जिन्हें धर्म स्प्रेड करना है। तीसरे कैटेगरी के लोग जो बचे वो इन दोनों के लिए काम करने वाले लोग थे। तो अब ऐसे में जब मॉनेटरी एक्सचेंजेस होने लगे, मुद्रा पैसा जो है वो सेंटर में आ गया, ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, लोगों को इनकम और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच में भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे कुछ नए वर्गों का उदय होगा, व्यापारियों का, बैंकर्स का, लॉयर्स का, और आप देखोगे कि ऑफिशियली ना सही लेकिन फिर भी यूरोप में एक ऐसा वर्ग, एक चौथा ऑर्डर, एक चौथा वर्ग विकसित होगा जो पॉलिटिकल सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो बने रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो को 4th ऑर्डर की कहानी के साथ। थैंक यू।